बच्चों, आज हम कक्षा 6 के इकाई 3 पूर्णांक में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो देखिए, अभ्यास 1 में आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा। प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि जानते हैं 1, 2, 3। अभ्यास 2 में जब पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा, तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 मिला देते हैं तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और हम अभ्यास 3 में हम पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 1, 2, 3 अगर ये हैं तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। अगर इसमें से 0 मिला दिया गया तो ये आपकी बन गई पूर्ण संख्या। अब आता है अब पूर्णांक। तीसरे अध्याय में हम पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पूर्णांकों की आवश्यकता आप कैसे पढ़ें। अब मान लीजिए कि अगर आप बाजार में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो कुछ पैसे आपके पास हैं, सामान उससे दुकानदार से लेते हैं तो कुछ उधार करना पड़ता है। वो उधारी वाला कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे लिखता होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 5 रुपए आपने किसी के उधार दिया और 10 रुपए आपने किसी को उधार ले रखा है, तो इसका मतलब जो ले रखा है वो आपके ऊपर है, आपका ये नेगेटिव है, -10। जो आपने दे रखा है वो तो आपकी अपनी पूंजी है, यानी +10। तो इस तरह से विपरीत परिस्थितियों वाले तमाम कंडीशन, जैसे पृथ्वी तल से ऊपर इतना मीटर, पृथ्वी तल से नीचे इतना मीटर, या आप ठंडियों में अक्सर सुनते होंगे समाचार में कि पहाड़ों पे तापमान 0 डिग्री से नीचे इतना सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, या वर्तमान में जो यहाँ समय है टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो इन सब विपरीत स्थितियों को समाधान के लिए पूर्णांकों की खोज हुई, कल्पना की गई, और इस प्रकार से प्रत्येक धन पूर्णांक के सापेक्ष एक ऋण पूर्णांक भी है। और इन ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेने पर, जब हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला लेते हैं तो ये आपकी क्या हो जाती है, पूर्णांक बन जाती है। जैसे ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3। तो इस प्रकार से पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी और धनात्मक संख्याएं भी और शून्य भी होता है। अब आइए इसको हम समझते हैं। पूर्णांक के आप समझ चुके हैं, विपरीतता के नियम से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आप जमीन पे खड़े हैं और सुरंग में जाना हो तो आप नीचे जाते हैं, वहीं से अगर छत पे जाना होता है तो आप सीढ़ी ऊपर जाते हैं। तो इस तरह से अगर छत पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो ये धनात्मक स्थिति हुई, अगर नीचे जाते हैं तो ये ऋणात्मक स्थिति हुई। तो इस प्रकार से, या आप कहीं एक जगह खड़े हैं, वहां से 2 किलोमीटर पूरब कोई स्थान है, 2 किलोमीटर पश्चिम कोई स्थान है, तो अगर पूरब को धन मानते हैं और तो पश्चिम तो ऋण हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक तरफ पूरब 2 किलोमीटर धन हो गया और ये ऋणात्मक संख्याएं होंगी। तो इस तरह से आप पूर्णांक को समझ सकते हैं। आगे देखिए, अब ये आया जब विपरीत संख्याएं हैं तो विपरीत संख्याओं का योग, भाई विपरीत संख्याएं हैं तो विपरीत संख्याओं का योग भी होगा। अब देखिए कैसे योग, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को 50 रुपए उधार दिया, तो इसका मतलब कि ये 50 रुपया आपके पास, आपने किसी को उधार दिया और आपने किसी से 50 रुपए उधार लिया हो, इनसे 50 रुपए उधार लिया हुआ, इसका मतलब आप 50 रुपए कर्जा है। तो अगर इनसे हम 50 रुपया लेकर इनको 50 रुपया दे दे, इसका मतलब कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम बराबर। तो ये देखिए, जो आपने कर्जा लिया था वो तो ऋण 50 हो गया, जो आपने उधार दिया था वो क्या हो गया, धन 50। दूसरी स्थितियों में आप समझ सकते हैं कि अगर ये आप आप किसी से 10 रुपये उधार दिए हुए और अगर किसी का आप 40 रुपये उधार लिए हुए हैं, तो अगर इनसे 10 रुपया लेकर इनको हम दे देंगे, इनसे 10 रुपया लेकर इनको दे देंगे,
यानी दोनों को जोड़ लीजिए तो अगर आप समझ सकते हैं कि अगर इनसे हम 10 रुपया लेकर इनको दे देंगे तब भी हम -30 रुपये मतलब 30 रुपये कर्जा ही नहीं। तो इस तरह से आगे आपके इस अभ्यास में समझ सकते हैं। अब फिर आता है देखिए योगात्मक प्रतिलोम। देखिए हमने आपको बताया कि प्रत्येक धन पूर्णांक के सापेक्ष एक ऋण पूर्णांक होता है। जैसे अगर ऋण 5 है तो धन 5 पे, धन 10 है तो ऋण 10 पे। जीरो से संख्या रेखा पर जीरो से दाहिने तरफ आपका धनात्मक पूर्णांक, बाएं तरफ आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब योगात्मक प्रतिलोम, जो किन्हीं दो संख्याओं का योग जीरो हो जाए, किन्हीं दो संख्याओं के योग जीरो अगर हो जाए तो वही एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऋण 5 और धन 5 मिलकर जीरो हो गया, इसका मतलब कि ऋण 5 का योगात्मक प्रतिलोम धन 5 और धन 5 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 5। इसी प्रकार से तमाम संख्याएं, मैंने प्रत्येक संख्या उसका एक नेगेटिव नंबर होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। नेगेटिव नंबर का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या। जैसे अब 10 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 10, 15 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 15 और इसी प्रकार से ऋण 15 का योगात्मक प्रतिलोम धन 15, ऋण 10 का योगात्मक प्रतिलोम धन 10। तो जिन दो संख्याओं का योग जीरो हो जाए तो वह एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। अब आता है पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। अब यहाँ देखिए निरपेक्ष मान क्या है। उस स्थिति को जान बूझिए कि अगर आप कहीं खड़े हैं और आपसे 2 किलोमीटर दाएं तरफ दूसरा एक व्यक्ति खड़ा है, 2 किलोमीटर बाएं तरफ एक व्यक्ति खड़ा है, तो आपसे दोनों 2 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन एक दाएं तरफ जो है वो धनात्मक हो गया, बाएं तरफ हो गया ऋणात्मक, लेकिन दूरी दोनों की आपसे समान है। तो यहाँ निरपेक्ष मान मतलब वही हम 2 किलोमीटर लेंगे कि हम 2 किलोमीटर हमारे ये भी दूर है, 2 किलोमीटर ये भी दूर है, यानी दोनों अगर चलते हैं तो एक साथ हमारे साथ पहुंचेंगे। इसी प्रकार से देखिए संख्या रेखा पे अगर जीरो है तो 1 2 3 4 और इधर भी एक ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से जीरो से दूरी को मतलब जीरो से दूरी को उसका हम निरपेक्ष मान कहेंगे। यानी देखिए अगर ये ऋण 1 है और ये धन 1 तो निरपेक्ष मान मतलब कि जीरो से ये 1 इकाई की दूरी पर है और जीरो से ये भी 1 ही इकाई की दूरी पर है, दिशा यहाँ नहीं होती है। और इसको प्रदर्शित करते हैं कि ऋण 1 ये बराबर 1, ऋण 25 ये बराबर 25 और 25 का भी निरपेक्ष मान 25 ही होगा। ये आपका निरपेक्ष मान का निशान है। देखिए अब हम आप अभ्यास 3A पर ले चलते हैं। अभ्यास 3A का पहला सवाल दिया गया है। देखिए इस प्रकार तरह से एक आयत दी गई है और इसमें कुछ संख्याएं लिखी। इसमें आपको सिमेट्री बिठा के ये खाली जगह, ये जो खाली जगह है इसे भरना है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको तरकीब मिलती है, क्या सिमेट्रिकल है, किस चीज की किस नियम से एक दूसरे एक संख्याएं रखी हुई है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ 19 के बाद 19 और 4 23, 23 2 25, 25 4 29। फिर जस्ट इसके इधर जो दिया गया है इसकी योगात्मक प्रतिलोम दिया गया है, मतलब इसी संख्या का नेगेटिव नंबर माइनस संख्या है। अब देखिए 29 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 29, 25 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 25, 23 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 23, तो 19 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 19। ठीक इसी प्रकार से इसमें देखिए 7 11 13 17, यहाँ जस्ट इसका योगात्मक प्रतिलोम उल्टा दिया गया है। इसका योगात्मक 17 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 17, तो यहाँ देखिए 11 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 11, 7 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 7, तो यहाँ भी 13 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 13 होगा। खाली जगह में आप इससे लगा सकते हैं, 13 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 13 होगा। तो ऋण 13 देखिए कहाँ सही है, दूसरे वाले में, इसका मतलब ये दूसरा विकल्प इसका सही है। अब देखिए सवाल नंबर 2 में भी इसी तरह से एक आपका आयत दिया गया है और इसको गौर से देखेंगे तो ऋण 7 25 7 ऋण 25,
यहाँ अगर गौर से देखें तो एक खाने को छोड़कर उसका योगात्मक प्रतिलोम दिया गया। ऋण 7 का योगात्मक प्रतिलोम 7 है और 25 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 25। 13 ऋण 13 का योगात्मक प्रतिलोम 13 है, तो 31 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 31, ये आपका दिया गया। आगे इसमें देखिए 5 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 5, ऋण 8 का योगात्मक प्रतिलोम 8, 11 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 11, तो ऋण 14 का योगात्मक प्रतिलोम 14, मतलब यहाँ आपका 14 हो गया। और 14 किस विकल्प में सही है? तीसरे विकल्प में है। इसका मतलब इसका तीसरा विकल्प सही है। देखिए सवाल नंबर 3 में कहते हैं कि ये कुछ स्थितियां दी गई हैं और इसको हमें पूर्णांक के रूप में लिखना है। कुछ इसमें मतलब सावधानियां भी दी गई हैं, दिशा निर्देश, कि पूरब को आप धन दिशा मानेंगे और समुद्र तल से ऊंचाई को भी धन दिशा मानेंगे। तो चलिए हम पहले पे आते हैं। 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। अब 0 से ऊपर अगर सेल्सियस तापमान है तो हम +1 डिग्री सेल्सियस, +2 डिग्री सेल्सियस, +3 डिग्री सेल्सियस। 0 से नीचे जाता है तो माइनस हो जाता है। तो 0 से नीचे 4 डिग्री है तो इसका मतलब कि -4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर होगा। आगे कहते हैं कि दूसरे में कि 7 कदम पूरब। यहां देखिए निर्देश पहले ही से दे दिया गया है कि पूरब को हम धन दिशा मानेंगे, पूरब को हम धन दिशा मानेंगे। तो जब पूरब को हम धन दिशा मान लिए हैं तो 7 कदम अगर पूरब जा रहे हैं तो इसका मतलब कि +7 होगा। दूसरा कहते हैं कि ₹3.28 हान, यानी ₹3.28 का हान। अब देखिए हान और लाभ, लाभ है तो प्लस, हान है तो माइनस। 10 रुपए की चीज आपने खरीदा, अगर वो 11 के बिकी तो 1 रुपए की आप लाभ हुई, मतलब 1 रुपया आपका प्लस हो गया, 10 का 11 हो गया, और 1 रुपया माइनस हो गया, 90 का बिका तो 1 रुपया माइनस गया, 10 रुपये आपने लगाया था 90 रुपया मिला। तो देखिए 3.28 का हान, इसका मतलब कि ₹3.28। अगला कहते हैं 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। आपके यहाँ निर्देश में दिया गया था कि पूरब को हम धन दिशा मानेंगे, तो जब हम पश्चिम दिशा जा रहे हैं तो हमको ऋण हो ही जाएगा। तो ये 18 मीटर पश्चिम दिशा का विस्थापन क्या हो जाएगा? ऋण 18 मीटर। और अंतिम कहते हैं कि समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊपर जब जाते हैं तो धनात्मक होता है और नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक होते हैं। चूंकि ये ऊंचाई कहता है, इसका मतलब इसका हो जाएगा धन 1000 मीटर। बस ये आपका उत्तर हो गया। देखिए इस सवाल नंबर 4 में कहते हैं कि निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। जैसा कि हम योगात्मक प्रतिलोम आपको पहले ही बताए हैं कि जिन दो संख्याओं का योग 0 हो जाए तो वही एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। मतलब कि अगर कोई भी संख्या लीजिए तो उसका अपोजिट डायरेक्शन वाला जो संख्या होगी वो इसकी योगात्मक प्रतिलोम होगी। 10 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 10, 15 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 15 और ऋण 15 का योगात्मक प्रतिलोम 15। तो यहाँ देखिए दिया गया है, पहला दिया गया है +9, दूसरा दिया गया है ऋण 21, तीसरा दिया गया है प्लस धन 39, चौथा ऋण 41 और पांचवा 91। तो पहले पे हम चर्चा करते हैं कि धन 9, तो धन 9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? उसका अपोजिट डायरेक्शन वाला क्या नाम से अंक ऋण 9। क्योंकि धन 9 और ऋण 9 को जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा? अगर धन 9 और ऋण 9 को जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ऋण 21 का योगात्मक प्रतिलोम धन 21, धन 39 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 39, ऋण 41 का योगात्मक प्रतिलोम धन 41 और प्लस 91 धन 91 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 91। तो योगात्मक प्रतिलोम आप जान लीजिए कि वही संख्या अपोजिट डायरेक्शन वाली जो होती है वो योगात्मक, उसी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम होती है। देखिए बच्चों ये 6वां सवाल कहते हैं कि संख्या रेखा खींचे और उस पर निम्नलिखित पूर्णांकों को दिखाइए। का +4, का -9, का +7, घा -3 और अंगा दिया गया है -6। तो चलिए इसको लगाने के लिए एक संख्या रेखा हम खींच लेते हैं।
समान दूरी पे तमाम निशान बना लेते हैं और किसी एक संख्या बीच वाली को हम जीरो मान लेते हैं, तो जीरो के जो आपके ये दाहिने होगी ये आपकी धनात्मक होगी। जीरो से इधर जाएंगे तो धनात्मक और बाएं आएंगे तो ऋणात्मक। इस तरह से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 9 10 तक ऐसे अनंत जाएंगे और अगर बाएं आएंगे तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 तक ऐसे ऋण 10 ऋण 8 ऋण 12 ये अनंत तक जाएंगे। तो इस संख्या रेखा पे हम देखिए संख्याओं को देखते हैं। कहा दिया गया है धन 4। अब देखिए धन 4 की स्थिति कहाँ है, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 धन 4 ये, तो ये आपकी प्रदर्शित हो गई बिंदु पहला सवाल। कहा दिया गया है ऋण 9। अब देखिए ऋण 9 ऋणात्मक की दिशा में, तो ऋण 1 ऋण 2 यहाँ देखिए 8 दिया गया है तो 8 ये 9 तक कर लीजिए और बढ़ा लीजिए, ये आपकी हो गई खा ऋण 9। गा दिया गया है धन 7, तो देखिए धन 7 कहाँ है यहाँ, तो ये आपकी धन 7 हो गई गा। घा दिया गया है ऋण 3, तो ऋण 3 देखिए कहाँ है ये आपकी हो गई घा। और अंगा दिया गया है ऋण 6, तो ये आपकी देखिए ऋण 6 अंगा दिया गया। तो इस प्रकार से ये संख्या रेखा पे प्रदर्शित होगी।